स्वागत है आप सभी लोगों का यूके सिविल ड्रीम्स पर। उत्तराखंड पीसीएस प्रैक्टिस सेट 4 में आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों के लिए आवश्यक होंगे आपकी तैयारी का स्तर जानने के लिए। आशा करता हूं आप लोगों ने जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस का अध्ययन किया होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अपनी तैयारी का स्तर आप जानेंगे इन 20 क्वेश्चन से। आप कितना स्कोर करेंगे इस आधार पर आपको पता चलेगा। देखिए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर क्षेत्र से मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप आराम से जान सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लीजिएगा और मैं इसका तुरंत आपको आंसर बता रहा हूँ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक हो गया। देखिए, किसी भी नदी का जो बेसिन होता है वो पर्वतों और घाटियों से मिलकर के बनता है, आपको पता ही है। ओके, और आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी की लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश, ओके, ये आएगी आपकी मध्य प्रदेश में। और आप देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ये नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी जो है वो दक्षिणी किनारे पर एक साथ समानांतर चलती है। और अगर हम बात करें नर्मदा घाटी परियोजना की, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1980 में स्थापना हुई है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की। इसी से रिलेटेड है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, देखिए आयुर्वेद का मतलब है जो मेडिसिन के बारे में जिसमें बताया गया। ठीक है, आयुर्वेद डील्स इन मेडिसिन और ये एसोसिएटेड है ऋग्वेद के साथ। ठीक है, देखिए कई बार कन्फ्यूजन होगा कि इसमें अथर्ववेद और ऋग्वेद में कन्फ्यूजन होता है, बट इसका राइट आंसर ऋग्वेद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो हुआ था किस पेशवा के कार्यकाल में लड़ा गया? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ कि पानीपत आपको पता ही है, जो वर्तमान में हरियाणा है वो पानीपत है। और ये तृतीय युद्ध जो इसकी एग्जैक्ट डेट है 14 जन 1761, 14 जनवरी 1761 किस पेशवा के कार्यकाल में लड़ा गया? देखिए, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री जो कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है, और इन्हीं पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, नाना साहिब के नाम से इनको जाना जाता है और ये मराठा साम्राज्य के पेशवा या प्रधानमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और जो पेशवा बालाजी बाजीराव यानी कि जो नाना साहेब हैं तो उनके द्वारा इस युद्ध हेतु अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना को भेजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी या आप इसे बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। देखिए ये क्या कह रहा है, बीटा कैरोटीन का अग्रगामी। ठीक है ना, यानी कि बीटा कैरोटीन क्या है? फल और सब्जियों में मिलने वाला एक जाना माना प्रोविटामिन है। देखिए प्रोविटामिन क्या होता है? एक ऐसी चीज़ है जो कि बाद में विटामिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ये बॉडी में आएगा तो ये फिर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसे प्रोविटामिन कहा जाता है। ठीक है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी में बीटा कैरोटीन आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि विटामिन ए बहुत गुड विजन और आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करें हम बीटा कैरोटीन की, तो एक रेड ऑरेंज पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे कैरेट में है। ठीक है ना, और जितने भी मैक्सिमम कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं उन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि एक प्रोविटामिन है और बॉडी में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों ने पिछले साल के पेपर्स देखे होंगे। ओके, देखिए क्या है,
जो पहली सूची है उसमें आपको कुछ एरियाज़ दिए गए हैं, 4 एरियाज़ दिए गए हैं, और सूची सेकंड जो है उसमें कुछ प्लांट्स दिए गए, ठीक है, यानी कि वनस्पतियाँ दी गई हैं। तो आपको इनसे मैच करके ये बताना है कि कौन सी वनस्पति किस एरिया में पाई जाएगी, ठीक है। जैसे सेलवास में कौन सी वनस्पति, सवाना में कौन सी वनस्पति, और उसके बाद जब आप इसको मैच कर लेंगे तो मैं आपको इसके कोड्स दिखा दूंगा, उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना होगा। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, आप इसके कोड्स देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है सी, ओके, यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आइए कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आपसे पूछा गया है पहला कि सेलवास क्या है, तो आप सभी को पता है सेलवास जो है एपिफाइट्स, यानी कि यहाँ पर अधिपादप पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है कि सवाना क्या है, तो सवाना एक मिक्स्ड वुडलैंड और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, यानी कि घास और वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं सवाना में, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन सी में टैगा दिया गया है। टैगा आपको पता है ये शंकुधारी वृक्ष यानी कि कोनिफेरस प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और डी में आपको दिया गया है टुंड्रा, यहाँ पर मॉसेज एंड लाइकेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, आप और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक एपिफिटिक फॉरेस्ट है, यानी कि अधिपादप यहाँ पर पाए जा रहे हैं। देखिए एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे एपिफाइट्स होंगे, ठीक है, जो उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सवानास दिखाई देगा, यानी कि सवाना में क्या होता है, मिक्स वुडलैंड एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पर जंगल भी आपको दिखाई देंगे और घास के मैदान भी आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह की ज्योग्राफिकल रीजन को सवाना कहा जाता है। इस इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है वो टैगा है, ओके, यानी कि इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष यानी कि कोनिफेरस फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। एंड द लास्ट वन इज टुंड्रा, ठीक है, जहाँ पर आपको मॉसेस और लाइकेंस दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, आपको जो भी आपको दिखाई दे रहा है सारा मॉसेस एंड लाइकेंस है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 टू 1989, ओके, यानी कि ये कार्यकाल आपका 5 साल और 32 दिन का कार्यकाल है, ठीक है। तो इन्हीं के समय में जो है दल बदल विरोधी कानून या विधेयक पास हुआ था। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि जब ये पास हुआ और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ओके, ज्ञानी जैल सिंह कौन से राष्ट्रपति थे? 7th नंबर के राष्ट्रपति थे, ओके। देखिए मैं जानता हूँ आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और आपका एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, आप एक रिवीजन कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, बस आप ये देख रहे हैं कि आपकी तैयारी का स्तर कैसा है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और आप ये देखिए कि 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन, ओके, यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दल बदल विरोधी कानून इसमें पारित किया गया था और संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है इसे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ओके। 7वां प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन विधेयक। कब का है? 1978 का, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इन्होंने एक टर्म जो कि आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, उसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का वहाँ पर प्रयोग किया गया। देखिए, दे रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और ये भी कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में लाया गया उसका मुख्य उद्देश्य था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ गलतियां हो गई थी, ठीक है, कुछ विकृतियां हो गई थी, उनको दूर करना इसका उद्देश्य था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वैली बोकेर, ओके। और 1975 में ये किया गया। कई बार इसमें ऑप्शंस में इनका नाम वेलेस स्मिथ ब्रूस बोकेर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ओके। ग्रीन मफलर किस चीज़ से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण से, ओके। आप लोग यहाँ पर ग्रीन शब्द देख करके इसको वायु प्रदूषण ना करें, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उन एरियाज़ में क्या किया जाता है, आसपास लाइन में पंक्तियों में यानी कि वृक्षारोपण किया जाता है, और ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक बहुत अच्छी तकनीक है, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ध्वनि क्या होती है, फिल्टर कर ली जाती है। होता क्या है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी शाखाओं और पत्तों के माध्यम से ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं। और जो गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक साइलेंसर जो होता है वो भी, इसमें भी मफलर वाली टेक्निक यूज़ होती है, तो उस सेंस में भी कहा जाता है। और बेसिकली जो वृक्षारोपण होता है उसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना ग्रीन मफलर कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ओके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, T.R. माल्थस, ठीक है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम, और इन्होंने किया 1798 में। कुछ और जानकारी देख लीजिए, इसे नियतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। नियतिवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट से, देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि जनसंख्या विस्फोट जब होगा तो उससे भविष्य में बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न होगा, और तब क्या किया जाएगा, प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक जनसंख्या नियंत्रण कर लिया जाएगा। बाढ़, सूखा, सुनामी, महामारी, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे प्रकृति खुद को इस कंडीशन को बैलेंस कर लेगी, ओके। ये सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो जीवन निर्वाह के जो साधन हैं उनकी तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फॉर एग्जांपल इनका कहना ये है कि अगर जनसंख्या वृद्धि का जो जनसंख्या वृद्धि कभी भी ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, देखिए जैसे 1, 2, 4, 8, 16, ओके। ये जनसंख्या वृद्धि का अनुपात है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से सीधे 16। लेकिन जो निर्वाह के साधन हैं वो हमेशा अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया गया है T.R. माल्थस यानी कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा। और इनका कहना है कि 25 वर्षों में जो जनसंख्या होती है वो जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी कि इन जातियों को, जनजातियों को आरक्षण मिलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 334, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 334 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अतिरिक्त जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधि होते हैं उनके मनोनयन का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में 84 और लोकसभा में अनुसूचित जाति की 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता का रिहला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो वो सुल्तान ऑफ दिल्ली रहे 1325 से 1351 के बीच में, और उस दौरान इब्न बतूता ने रिहला नामक यात्रावृत्त में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां प्रश्न है, कृष्णा नदी पर अलमाती बांध, ठीक है, अलमाती डैम है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है, तो आपको वो राज्य बताना है जिस राज्य में अलमाती डैम है, ओके। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कर्नाटका। और कर्नाटका में भी नॉर्थ कर्नाटका ये है, ठीक है, ओके।
एक और इन्फॉर्मेशन इसके साथ आप नोट कर लीजिए कि इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलमाटी डैम जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14th क्वेश्चन है, पेलियोलिथिक काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ओके, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भारत के किस राज्य में स्थित हैं, ये आपको बताना है। वो राज्य कौन सा है जिसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर्स स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केव पेंटिंग्स भी आपको इसमें दिखाई देंगी। ठीक है ना, ये देखिए आप केव पेंटिंग्स इसमें बनी हुई है। और ये एक सीरीज ऑफ नेचुरल रॉक शेल्टर्स इन द फुटहिल्स ऑफ विंध्याचल रेंज सेंट्रल इंडिया में। और अगर यहाँ आप जाना चाहें तो भोपाल के साउथ में 45 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में ये आपको मिल जाएगा भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि CRA किसके द्वारा नियंत्रित यानी कि रेगुलेट की जाती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उनके ऊपर कौन सी एक बॉडी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं, वो कंपनीज़ होती हैं जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी का क्रेडिट वर्थीनेस बताती है, यानी कि उस व्यक्ति की ऋण को चुकाने की क्षमता या उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये आकलन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ करती हैं। बेसिकली लोन लेने के मामले में इनका इस्तेमाल होता है या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, यानी कि कर्ज लेने वाले की एबिलिटी कितनी है उसको रीपे करने की, इस बारे में ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ बताती हैं। और आप देख सकते हैं कि सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ जो इंडिया में हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और एक्ट 1992 के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। फुल फॉर्म आई होप आपको आता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है सिडबी का पूरा नाम, द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए भारत में जो सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम इकाइयाँ हैं उनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने एक विधेयक के द्वारा 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की और मुख्यालय है लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में राज्यसभा का सदस्य होने पर प्रधानमंत्री अपने पक्ष में मत क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, लोकसभा, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पक्ष में यानी कि खुद को वोट नहीं दे पाएगा। ठीक है, और पहली बार ये कब हुआ, 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 ही वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कार्बन फुटप्रिंट। तो बताइए क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोज़मर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी मात्रा ये कहलाती है कार्बन फुटप्रिंट। तो ग्रीन हाउस गैसेज में आपको पता है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज जो अर्थ एटमॉस्फेयर में हैं कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड CH4 मीथेन। ठीक है, तो ये प्राइमरी
ग्रीन हाउस गैसेज हैं और इन्हीं की मात्रा जो हमारे डेली के रोज़ाना के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती है वही कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? तटरेखा का मतलब होता है कोस्ट लाइन। पूछ रहा आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है इन ऑप्शंस में से जो आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ठीक है, यानी कि कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है और ये फर्स्ट पोजीशन में है। अगर तटरेखा की लंबाई की मैं बात करूं तो ये लंबाई है कनाडा की तटरेखा की, और सेकंड नंबर पे लंबाई में आता है नॉर्वे, और थर्ड पोजीशन है इंडोनेशिया की। और जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, ब्राज़ील की अगर मैं बात करूं तो ये 16th पोजीशन है सबसे लंबी तटरेखा में। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये 7th पोजीशन में है, और जापान की अगर मैं बात करूं तो ये 6th पोजीशन में। एक बार मेरे पास एक चार्ट है जिसमें टॉप 10 आपको दिखाई देंगे। ओके, तो आप इसमें देखिए सबसे नंबर 1 जो आपको दिखाई देगा कनाडा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके किलोमीटर्स दिखाई देंगे। सेकंड इज़ नॉर्वे, थर्ड इंडोनेशिया, रसिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट बनाने के लिए जिन जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मानक इन चारों में से वो एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक ऊपरी पूंजी। ओके, पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको पता होगा कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें जन्म से जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक दक्षता और जीवन स्तर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। चलिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसका उपयोग देशों के आधार पर आंकड़े मानव विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको जो है एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा, यानी कि महबूब उल हक जिनका नाम है, उनके द्वारा ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप देखिए जो पैमाने HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक कैसी पहुंच है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सामान्य साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, इन सभी को इसमें लिया जाता है। देखिए, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, और मैं बहुत जल्द आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 5वां पार्ट लेकर के आऊँगा। और आप प्लीज़ इससे पहले के मैंने जो 2-3 पार्ट और बने हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठते समय, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, और इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्शन हमारा छूट रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।